गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम। मैं अशोक कुमार फिजिकल एजुकेशन बुक के साथ उपस्थित हूँ। मैं आशा करता हूँ कि जितने भी फिजिकल भाई हमारे होंगे सभी टीजीटी, पीजीटी, बिहार लोक सेवा आयोग, राजस्थान केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में फिजिकल एजुकेशन में जो लोग फॉर्म भर चुके हैं, आशा करता हूँ कि वो लोग पूर्ण तन मन धन से तैयारी में जुट गए होंगे। आज मैं आप लोगों के बीच फिजिकल एजुकेशन में इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैप्टर के साथ उपस्थित हूँ। इसमें हम लोग 80 क्वेश्चन देख चुके हैं। उसके बाद आज 81 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि लेजियम की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होती है। तो भाई हम लोग ट्रेनिंग में भी देख चुके हैं कि लेजियम की अवस्था 12 होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेजियम की मुख्यतः 12 अवस्थाएं होती है। तो उत्तर हो जाएगा 12 अवस्था। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सी अवस्था लेजियम की नहीं है। तो भाई इसमें ऑप्शन है पवित्र, चार आवाज, पीछे फलांग और जानतिक। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग लेजियम की अवस्था को जानते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा जानतिक अवस्था जो है यह लेजियम का अवस्था नहीं है। बाकी चार आवाज, पीछे फलांग, पवित्र, ये लेजियम की अवस्था है। तो इसमें हमारा पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा लेजियम की अवस्था नहीं है। तो जानतिक अवस्था जो है यह लेजियम की अवस्था नहीं है। 83 नंबर कहता है डंबल शब्द का अर्थ क्या होता है। तो डंबल का शाब्दिक अर्थ होता है दो सिर, दो सिरा भार। इसीलिए इसका शाब्दिक अर्थ होता है दो सिरा भार, चूँकि दोनों तरफ क्या होता है, सिर पर भार रहता है, बीच में हाथ पर पकड़ने वाला रहता है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या उत्तर देंगे, दो सिरा भार होता है। ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है डंबल का प्रयोग मुख्य रूप से आरंभ हुआ था तो कौन देश में, किधर हुआ था। इसका उत्तर होगा पश्चिमी देश में हुआ था। किधर हुआ था, तो पश्चिमी देश में हुआ था। सही उत्तर क्या होगा, पश्चिमी देश। टिपरी का प्रयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है। तो टिपरी का मुख्यतः उपयोग मथुरा और ब्रज में किया जाता है, टिपरी का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टिपरी का प्रयोग मुख्यतः मथुरा और ब्रज में किया जाता है। टिपरी किसकी बनी होती है भाई। तो टिपरी जो होता है वो बांस का बना होता है। किसका बना होता है, बांस का होता है। तो सही उत्तर होगा बांस का टिपरी बना होता है। उसके बाद का क्वेश्चन है टिपरी की लंबाई कितनी होती है। तो टिपरी की लंबाई जैसा कि आप जानते हैं 12 से 18 इंच लंबा होता है। सॉरी 15 से 18 इंच लंबा होता है। कितना होता है, 15 से 18 इंच। तो टिपरी की लंबाई होती है, यह बांस का बना होता है और 15 से 18 इंच लंबा होता है। इसके बाद वाला क्वेश्चन है टिपरी के डंडे की मोटाई कितना होता है भाई। तो टिपरी के डंडे की मोटाई जो होता है 20 से 25 मिलीमीटर होता है। टिपरी के डंडे की मोटाई कितना होता है, 20 से 25 मिलीमीटर। इसको याद रखना है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन टिपरी का भार कितना होता है। वजन, लंबाई, ये तो हम लोग देख लिया। तो टिपरी का भार 100 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है, 100 ग्राम। 90 नंबर क्वेश्चन है प्रतियोगिता की किस पद्धति में एक बार हार जाने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है। भाई तो आपको तो जानते हैं जैसा कि वो सिस्टम जो होता है
वो नॉकआउट सिस्टम कहलाता है। नॉकआउट में एक बार जो टीम हार जाती है उसको दोबारा खेलने का मौका नहीं दिया जाता, अर्थात वो टीम निकल जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रतियोगिता की किस पद्धति में एक बार हार जाने के वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है। तो नॉकआउट सिस्टम से में जो टीमें हार जाती है वो निकल जाती है। नॉकआउट पद्धति कितने प्रकार की होती है? तो नॉकआउट पद्धति तो हम लोग पढ़े हैं 5 प्रकार के होते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा नॉकआउट पद्धति जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नॉकआउट पद्धति का प्रकार नहीं है? तो इसमें आप 4 ऑप्शन दिले हैं, कॉन्सुलेशन पद्धति, वैगनाल वाइल्ड पद्धति, पिरामिड पद्धति, सिंगल नॉकआउट पद्धति। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा पिरामिड पद्धति। क्या होगा? पिरामिड पद्धति। क्यों भाई? तो निम्नलिखित में से कौन सा नॉकआउट पद्धति का प्रकार नहीं है? तो आप देख लीजिए, कॉन्सुलेशन पद्धति नॉकआउट का पद्धति है, वैगनाल वाइल्ड पद्धति भी है और सिंगल नॉकआउट पद्धति भी है। तो इसमें पिरामिड पद्धति क्या है? ये नॉकआउट पद्धति का प्रकार नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा पिरामिड पद्धति। 93 नंबर क्वेश्चन है, नॉकआउट पद्धति में कुल मैचों की संख्या जानने का फॉर्मूला क्या होता है? तो भाई इसका नॉकआउट पद्धति में कुल मैचों की संख्या जानने का फॉर्मूला होता है कुल टीम में 1 घटा दिया जाता है। कुल टीम की संख्या में 1 घटा दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुल टीम -1। ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन, नॉकआउट पद्धति में टीमों की संख्या पावर ऑफ 2, जैसे 2, 4, 8, 16, 16 के बाद क्या हो जाएगा 32, 32 के बाद हो जाएगा 64। तो कितनी बाई देनी पड़ेगी? 2, 4, 6, 8, 16, 32। तो इसमें जो है आप जानते हैं कि इसमें क्या है, एक भी बाई नहीं पड़ेगा। क्यों भाई? तो ये खुद जो है पावर 2 में है। 2, 4, 8, 16, 32, 64 ये क्या है? ये पावर 2 में है, इसलिए में इसमें कोई भी आपको बाई नहीं देना पड़ेगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, किस नॉकआउट पद्धति में पराजित टीम को दोबारा खेलने का अवसर मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा डबल नॉकआउट पद्धति में जो टीमें हार जाती है उसको पुनः खेलने का मौका दिया जाता है। तो सही उत्तर होगा डबल नॉकआउट पद्धति में। 96 नंबर क्वेश्चन है, कॉन्सुलेशन प्रतियोगिता कितने प्रकार की होती है? तो भाई कॉन्सुलेशन प्रतियोगिता 2 प्रकार की होती है। कॉन्सुलेशन प्रतियोगिता कितने प्रकार की होती है? तो कॉन्सुलेशन प्रतियोगिता 2 प्रकार की होती है। 97 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रतियोगिता में पद्धति में एक टीम को सभी टीमों से खेलना पड़ता है? तो ये सही उत्तर होगा राउंड रॉबिन सिस्टम जो होता है, इस पद्धति में एक टीम को सभी टीमों के साथ खेलना पड़ता है। तो उसका सही उत्तर होगा राउंड रॉबिन पद्धति। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है, राउंड रॉबिन प्रतियोगिता के सिंगल लीग प्रकार में कुल मैचों की संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है भाई? तो इसका सूत्र होता है n × n - 2/2, जहाँ n क्या है? नंबर ऑफ टीम। क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ टीम। तो n × n - 2/2 राउंड रॉबिन पद्धति प्रतियोगिता के सिंगल लीग प्रकार में कुल मैचों की संख्या निकालने का सूत्र है n × n - 2/2, जहाँ n यहाँ पर प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों की संख्या दर्शाता है। क्या है? n क्या है? प्रतियोगिता में भाग लेने वाले टीमों की संख्या। 99 नंबर क्वेश्चन है, राउंड रॉबिन की डबल लीग पद्धति में कुल मैचों की संख्या निकालने का सूत्र बताइए। तो इसका सूत्र होता है n × n - 1। राउंड रॉबिन की डबल लीग पद्धति में कुल मैचों की संख्या हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? तो n × n - 1, जहाँ n क्या है? जहाँ n है प्रतियोगिता में भाग लेने वाले टीमों की संख्या। 100 नंबर क्वेश्चन है, प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों की संख्या अधिक होने पर उन्हें विभिन्न ग्रुप में
किस पद्धति में बांटा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा संयुक्त प्रतियोगिता में। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों की संख्या अधिक होने पर उन्हें विभिन्न ग्रुप में बांटा जाता है। तो यह जो होता है वह संयुक्त प्रतियोगिता कहलाता है। 101 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति संयुक्त प्रतियोगिता का प्रकार नहीं है? तो इसका में ऑप्शन है आपका लीग कम नॉकआउट, लीग कम लीग, कॉब वेव टाइप और नॉकआउट कम लीग। तो इसका सही उत्तर होगा कॉब वेव टाइप। कॉब वेव टाइप में जो होता है इस पद्धति में संयुक्त प्रतियोगिता का ये प्रकार नहीं है, बाकी संयुक्त प्रतियोगिता का प्रकार है। पहला कौन को प्रकार हो गया लीग कम नॉकआउट, दूसरा प्रकार है लीग कम लीग और तीसरा है नॉकआउट कम लीग। तो इसमें इसका प्रकार कौन नहीं हुआ? तो कॉब वेव टाइप इसका प्रकार नहीं है। 102 नंबर क्वेश्चन कहता है पिरामिड टाइप, किंग टाइप और कोवेव टाइप पद्धति की प्रतियोगिता पद्धति के प्रकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है चुनौती प्रतियोगिता। क्या है? चुनौती प्रतियोगिता। चुनौती प्रतियोगिता जो है वह पिरामिड टाइप, किंग टाइप और कोवेव टाइप पद्धति प्रतियोगिता का पद्धति के प्रकार हैं, वह है चुनौती प्रतियोगिता। सही उत्तर होगा चुनौती प्रतियोगिता। आदर्श धावन पथ माना जाता है। तो आदर्श धावन पथ तो जानते हैं हम लोग 400 मीटर का ट्रैक जो होगा वो आदर्श धावन पथ माना जाएगा। आदर्श धावन पथ 400 मीटर की स्टेट कितनी होती है? तो भाई इसका स्टेट लगभग 80 मीटर होता है। कितना होता है? 80 मीटर। एक आदर्श धावन पथ 400 मीटर का स्टेट जो होता है वो 80 मीटर का होता है। अब आइए 105 नंबर क्वेश्चन है, आदर्श धावन पथ में कम से कम कितने गलियारे माने होने चाहिए? तो भाई कम से कम 8 गलियारे इसमें होता है। आदर्श धावन पथ में कम से कम कितने गलियारे होते हैं? तो 8 गलियारे होते हैं। अब 106 नंबर क्वेश्चन है, आदर्श धावन पथ में प्रत्येक गलियारे की लंबाई कितनी होती है? तो भाई हम लोग लंबाई जानते हैं 1.22 मीटर होता है। एक गलियारे की लंबाई कितना होता है? 1.22 मीटर। अब 107 नंबर कहता है धावन पथ में स्ट्रैगर निकालने का सूत्र क्या है? तो स्ट्रैगर निकालने का सूत्र है W इंटू n-1 -10 सेंटीमीटर गुने 2 पाई। तो धावन पथ स्ट्रैगर निकालने का सूत्र है बड़ी ब्रैकेट W इंटू छोटी ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट बंद -10 सेंटीमीटर बड़ी ब्रैकेट बंद गुने 2 पाई। इसको याद रखिएगा, जहाँ W क्या है? गली की चौड़ाई है। W क्या है? गली की चौड़ाई। N क्या है? गली की संख्या। पाई क्या है? 22/7। तो हमारा धावन पथ स्ट्रैगर कैसे निकालेंगे? W इंटू n-1 -10 सेंटीमीटर इंटू 2 पाई। इसको याद रखिएगा भाई। अब आइए 108 नंबर प्रश्न है, आदर्श धावन पथ के निर्माण की दिशा क्या होनी चाहिए? तो भाई उत्तर दक्षिण होनी चाहिए। क्यों भाई? अगर उत्तर पूर्व पश्चिम करेंगे तो सूर्य का रोशनी जो है हमारे आँख पर पड़ता है, इसलिए वहाँ पर क्या होता है? सूर्य की रोशनी हमें बाधा पहुँचाती है। इसलिए हमारा जो आदर्श धावन पथ का निर्माण की दिशा क्या होनी चाहिए? उत्तर दक्षिण होना चाहिए। याद रखिएगा इसको, उत्तर दक्षिण। 109 नंबर क्वेश्चन है, धावन पथ के अंकन के लिए किस कोण की आवश्यकता पड़ती है? तो 90 डिग्री का आवश्यकता पड़ता है। कितना भाई? तो 90 डिग्री। याद रखिए, धावन पथ के अंकन के लिए किस कोण की आवश्यकता पड़ती है? तो समकोण की आवश्यकता पड़ती है। समकोण का मान होता है 90 डिग्री। अब 110 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धावन पथ के अंकन की विधि नहीं है? अब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पूर्ण कर्ण विधि, अर्धकर्ण विधि, वर्तुल चाप विधि, पाइथागोरस विधि। तो इसका सही उत्तर होगा वर्तुल चाप विधि। क्या होगा? वर्तुल चाप विधि धावन पथ के अंकन की विधि नहीं है, बाकी सभी है
धावन पथ की अंकन की विधि। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा विधि नहीं है, तो कौन क्या होगा आंसर? वर्तुल चाप विधि जो है यह धावन पथ का अंकन का पद्धति नहीं है। अब 111 नंबर क्वेश्चन है, आदर्श धावन पथ की लंबाई निकालने का सूत्र क्या है? आइडियल धावन पथ की लंबाई निकालने का सूत्र है 2 इंटू बड़ा आर प्लस एन डब्ल्यू प्लस स्टेट, जहाँ स्टेट क्या है 80 मीटर, एन क्या है नंबर ऑफ गली, डब्ल्यू क्या है गली की चौड़ाई, और आर क्या है तो रेडियस। क्या है? आर क्या है? धावन पथ का रेडियस। तो हमका आदर्श धावन पथ की लंबाई निकालने का सूत्र क्या हो गया भाई? 2 इंटू बड़ी आर माइनस एन इंटू डब्ल्यू माइनस स्टेट। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसमें, इस चैप्टर में आदर्श धावन पथ की चौड़ाई निकालने का सूत्र क्या होता है? तो आदर्श धावन पथ की चौड़ाई निकालेंगे, सूत्र होता है 2 इंटू आर प्लस एन डब्ल्यू, जहाँ आर क्या है भाई? तो आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, एन क्या है नंबर ऑफ गली, और डब्ल्यू क्या है तो गली की चौड़ाई। तो हम आदर्श धावन पथ की चौड़ाई कौन सूत्र से निकालेंगे? तो 2 इंटू आर बड़ी आर प्लस एन डब्ल्यू, 2 इंटू आर प्लस एन डब्ल्यू, ये सूत्र जो है आदर्श धावन पथ की चौड़ाई निकालने का सूत्र है। तो मेरे भाई लोग, खास करके फिजिकल के जितने भी भाई बहन हैं, आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल एजुकेशन का बारे में पढ़े हैं। बाकी इसमें हम लोग कुछ और बाकी रह गया जो हम लोग डिस्क्रिप्शन में उसको पढ़ेंगे। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन लगभग इसमें कर लिए हैं। इसके बाद वाला जो हमारा चैप्टर शुरू करेंगे वह है एनाटॉमी ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो एनाटॉमी की चर्चा करेंगे। एनाटॉमी में हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव पर आएंगे। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव करते जा रहे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग जितने भी भाई बहन हैं फिजिकल एजुकेशन का तैयारी में हैं, मैं समझता हूं कि ये सारे क्वेश्चन केवल आप सुनेंगे और तो करीब करीब याद होते चल जाएगा, और परीक्षा में संभावित प्रश्न है। तो इसी शब्दों के साथ मैं पुनः अगले चैप्टर शुरू करूंगा, वह होगा एनाटॉमी ऑफ फिजिकल एजुकेशन, अर्थात शरीर संरचना एवं क्रिया विज्ञान को लेकर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहूँगा, और अपने सारे भाई बहन जो हमारे हैं फिजिकल एजुकेशन की तैयारी में हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि हमारा चैनल @अशोक राय एंड राय को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट लिखें और लाइक करें, ताकि आपके पास फिर मैं अगला चैप्टर के साथ उपस्थित हूँगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।